Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start chapter 8 Gravitation part 1. The topics are gravitation, Kepler's law, universal law of gravitation, characteristic of gravitational force. What is gravitation? Gravitation is coming from the word graviton, which means a particle having mass. So gravitation, the attractive force existing between the two particle of matter. कोई भी पार्टिकल जिनके पास मास है वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. It was Sir Isaac Newton who not only provided this explanation in his famous inverse square law of gravitation but managed to synthesize the explanation of motion on earth and motion in the heavens. This had profound philosophical and scientific consequence. सर आइजैक न्यूटन ने अपने इन्वर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू ग्रेविटेशन के इन्वर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और उन्होंने ही सबसे पहले अर्थ के मोशन और मोशन ऑफ हेवन को बताया. यानी कि उन्होंने बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में अपने जो फार्मूलास हैं या इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको डिस्क्राइब किया. हमारे जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो है सन और हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं जो कि अपने अपने सेपरेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. द प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. The planet Mercury is closer to the sun, so hence its temperature is very high, and the planet Pluto is farthest, so its temperature is very low. Jupiter is the largest planet, while Pluto is the smallest planet. Kepler's law. Kepler साइंटिस्ट ने जो अपने लॉज दिए थे, मीन्स Kepler's law of planetary motion. तो प्लैनेट के मोशन के बारे में कैप्लर्स ने अपने 3 लॉ दिए थे. जो फर्स्ट लॉ है उनका लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, ईच प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. हर प्लैनेट अपने एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर सन होता है. जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो ओवल शेप का ऑर्बिट है इस ऑर्बिट को हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट और इसके 2 फोकस होते हैं F1 एंड F2, जिसके एक फोकस पर सन लाई करता है. अब सपोज यहाँ पर ये प्लैनेट है तो जिसकी वेलोसिटी क्या है v. तो इस वेलोसिटी v प्लैनेट जो प्लैनेट है उसकी वेलोसिटी है v और उस प्लैनेट का मास क्या होगा m. तो इसका मतलब है कि उस प्लैनेट के पास लीनियर मोमेंटम होगा p = mv. अब ये प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, देन उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है. तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं J = r × p. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है. और यहाँ पर जो r डिस्टेंस है, r is the distance between the sun and the planet. So the distance r and velocity v are always perpendicular to j. डिस्टेंस r और जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, ये इस ऑर्बिट पर एक टेंजेंट की तरह है. तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा. तो ये r और v एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और इनका एंगुलर मोमेंटम j जिस प्लेन में ये दोनों हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. मीन्स j द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू r and p. So the angular momentum J of the planet is always conserved. Next है Kepler's second law, the law of areas. According to this law, the aerial velocity of the planet around the sun remains constant. Means अगर 1 सेकेंड में उसका पोजीशन वेक्टर कोई एरिया स्वैप करता है तो वो एरिया हर एक पोजीशन के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा. जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो
कि यहाँ पर जब ये पोजीशन वेक्टर है r, अगर ये 1 सेकेंड में इतना एरिया स्वेप्ट करता है तो सेकंड पोजीशन के लिए ये 1 सेकेंड में इतना एरिया स्वेप्ट करेगा, एंड थर्ड पोजीशन जबकि ये सन से काफ़ी दूर है तब ये इतना एरिया स्वेप्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये एरिया हर पोजीशन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। और एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी होती है एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन 1 सेकेंड। सो वी गिवन एरिया 1/2 v into r, where v is the displacement by the planet in 1 second। और यहाँ पर v हमने डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ले लिया है फॉर द 1 सेकेंड के लिए। अब ये आपका कैसे आया, वी नो दैट v इक्वल्स टू होता है d/t, देन फॉर 1 सेकेंड v इक्वल्स टू d। तो यहाँ पर v को हमने किसके बराबर ले लिया है, d के बराबर ले लिया है, यानी कि d आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है। अब ये आपका पोजीशन वेक्टर है r और ये आपका d के बराबर हो गया, और d आपका किसके बराबर है, v के बराबर है। तो यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, 1/2 v इंटू आर। सिमिलरली सेकंड के लिए यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 v इंटू आर। थर्ड के लिए भी क्या हो गया, 1/2 v इंटू आर। तो यहाँ पर तीनों ही पोजीशंस के लिए एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। So the speed of the planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal times. Thus the law states that the aerial velocity of the planet is constant. तो यहाँ पर जो aerial velocity होती है वो क्या रहती है, constant रहती है। Area A1, A2 and A3 are swept by radius vector in equal times। पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि जो एरिया A1 है, A2 है और A3 है, ये पोजीशन वेक्टर के थ्रू 1 सेकंड में स्वेप्ट एरिया है। तो दिखने में ये तीनों एरिया हमारे अनइक्वल लग रहे हैं, बट ये अनइक्वल नहीं होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया इक्वल ही आ जाता है। सो इसमें ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपका बढ़ता हुआ हमें दिखता है, यानी कि ये अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी रेशो में वेलोसिटी कम हो जाती है। जब आपका पोजीशन वेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वेलोसिटी आपकी अगेन फिर से उसी रेशो में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे the planet covers unequal distances s1, s2 and s3 in equal times due to the variable speed of the planet. So maximum distance is covered in given time when planet is closest to the sun. जब planet sun के बहुत ज़्यादा पास होता है तो वो maximum distance cover करता है। When the planet is closest from the sun, its velocity and kinetic energy of the planet is maximum। और ऐसा इसलिए होता है कि जब ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट जब सन के यहाँ पर, सपोज यहाँ आपका प्लैनेट है और ये सन है, तो जब ये प्लैनेट सन से पास होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर दी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये इसके क्लोज है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई तो सेकंड जो चीज़ है, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है वो उसी रेशो में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों का जो एरिया आता है वो क्या आ जाता है, उतना ही आता है जितना कि हमारा अदर पोजिशंस पे है। सेकेंड में जब आपका प्लैनेट सन से बहुत दूर है तो उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाती है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि उसकी टोटल एनर्जी क्या रह जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। थर्ड लॉ जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। मीन्स स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। किसी भी प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से। सो इसका मतलब है टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
आर क्यूब के, और आर क्या है, आर सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस है। सो अगर यहाँ पर आर बढ़ता है तो टी भी बढ़ेगा, और आर कम होता है तो टी भी कम होगा। सो टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, और आर क्या है, आर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। सो इसके अकॉर्डिंग टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये आपका कैपलर्स का थर्ड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। Let T1 and T2 be the periods of any two planets around the sun. Let R1 and R2 be the length of their respective semi-major axis. Then T1 square upon T2 square, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू होता है R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। अब यहाँ पर आपकी कोई भी तीन चीज़ें दे रखी हो तो आप चौथी चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दो पार्टिकल जिनके पास मास है तो वो दोनों पार्टिकल अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि ये फोर्स इतना ज़्यादा वीक होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। सो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल with a constant force, with a force which is directly proportional to the product of their masses। यहाँ पर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो अगर हम इसको कंबाइंड करते हैं तो आपका फोर्स आ जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, दिस फोर्स इज म्यूचुअल एंड। इसका मतलब है कि दो पार्टिकल जो आपके हैं, मीन्स इसका मास है आपका m1 और ये आपका मास है m2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करेगा, वो इन दोनों पार्टिकल के सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग विद होगा। और यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स नहीं होता, यानी कि रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, ये हमेशा ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सो according to the definition, F is directly proportional m1 and m2 and F inversely proportional r square। सो इसको कंबाइन करने पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर द g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू वही रहेगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिस पर जी की वैल्यू डिपेंड करती हो, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं जी से। और इसकी वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जब दोनों बॉडीज का मास कितना हो, यूनिट, और दोनों बॉडीज को यूनिट डिस्टेंस पे रखा हो। इसका मतलब कि जैसे कि आपके पास दो मास हैं और हमने ले लिए दोनों मास 1 किलोग्राम, ठीक है, और इन दोनों को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू आ जाएगा G 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया। देन आ गया F इक्वल्स टू G। सो द वैल्यू ऑफ G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स। यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो फोर्स के इक्वल आ गई, और कब आ गई, जबकि दोनों बॉडीज का मास कितना हो, यूनिट हो, और दोनों बॉडीज को यूनिट डिस्टेंस पे रखा हो। सो द वैल्यू ऑफ जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन द मास ऑफ द बॉडी
is unit kilogram and it is separated by a unit distance. जब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो, 1 मीटर का हो. सो इन वेक्टर नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो F12 का मतलब है फोर्स बिटवीन 1 and 2 इक्वल्स टू -G m1 m2 अपॉन R21 स्क्वायर एंड R21 वेक्टर R21 कैप, वेक्टर R कैप 21. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 2 से 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है, R21, और 2 से 1 के बीच में जो आपका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है 2 से 1 तक का डायरेक्शन. यानी कि जो आपका यहाँ पर मास है m2, सो m2 से m1 तक का ये डायरेक्शन ले रखा है. सो आर कैप यहाँ पर क्या प्रेजेंट करता है, आर कैप यहाँ पर m1 और m2 के बीच का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो केपलर्स के ये 3 लॉ थे और उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है. सो केपलर्स के लॉ मैं आपको एक बार से फिर से रिवाइज करा देती हूँ. फर्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट. बाय दिस लॉ J मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है.